जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए, यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होगी हमारी सीडीपी की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 या पेपर 2 की, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, एक लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और यहाँ पर आज की क्लास में हम 50 प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू प्लस वन लाइनर दोनों का निचोड़ आपको प्रोवाइड करेंगे। यकीन मानिए, पूरे के पूरे प्रश्न जो हैं एससीईआरटी बुक से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न आपके सिलेबस में जो पिछले सालों में पूछे गए उसको भी हमने यहाँ पर रखा है। तो चलिए, कुल मिलाकर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्लास में से 10 प्रश्न का उत्तर सही सही दे दिया तो यकीन मानिए आप इस बार यूपी टेट में 100 प्लस स्कोर कर लेंगे। चलिए, क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक बच्चा नई जानकारी को पुराने अनुभव के अनुसार बदल देता है बजाय अपने स्कीमा बदलने के। यह क्या है? समायोजन है, आत्मसात है, संतुलन है या अनुकरण है? फटाक से पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आत्मसात, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आज की जो टाइपिंग है थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में ए बी सी डी ना करके अ ब स द कर दिया, लेकिन हम फिर भी ए बी सी डी ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक, और आप भी ए बी सी डी करके उत्तर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हर टाइपर जो थे हमारे ज़्यादा हिंदी वाले थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। कहा जा रहा है कि समायोजन कब होता है। अगर बात किया जाए समायोजन कब होगा, तो नोट करिए, जब पुराना पुराना स्कीमा स्कीमा सब जानते हैं किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। बिल्कुल, स्कीमा शब्द को याद करिएगा, पियाजे ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, बदलना पड़े। ठीक, बदलना पड़े। जब पुराना स्कीमा बदलना पड़े उसे हम समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यह किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा है, तो वह पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे पियाजे साहब। संज्ञानात्मक, एक मिनट, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक, चलिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले जीन पियाजे थे। इन्होंने इस सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा था, 4 पार्ट में। पहली अवस्था थी संवेदीगामक, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक और तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक। इन चारों अवस्थाओं के बारे में हमने पिछले क्लासेज में विस्तार से आपको बता दिया है, एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को गलत उत्तर पर दंड नहीं देता बल्कि सही उत्तर पर प्रशंसा करता है। यह किसका उदाहरण है? दंड का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक पुनर्बलन का या लोप का? कौन सा होगा हमारा उत्तर? प्रश्न संख्या 2 का फटाक से उत्तर बताइए। चलिए, क्वेश्चन संख्या 2 का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, अगर बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की, देखिए क्लास में आज के थोड़े से प्रश्न टफ होंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूपी टेट है भाई साहब, हल्के में मत लीजिए। सरल भी हम पढ़ेंगे, टफ भी पढ़ेंगे और मीडियम में भी पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी अगर प्रश्न पूछता है आयोग तो एक भी प्रश्न आपके क्लास से बाहर नहीं जाने पाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो यह सकारात्मक पुनर्बलन होगा, क्योंकि जब बालक गलती करता है तो टीचर उसे टोकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन हो रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लोप क्या है। आपको पता है लोप क्या है? चलिए बता दीजिए। तो लोप को कहते हैं प्रतिक्रिया। ठीक, या पुनर्बलन हटाने से व्यवहार का खत्म होना। सिंपल सा लिख लीजिए, प्रतिक्रिया। ठीक, अगर आपको और विस्तार से लिखना है इसके बारे में तो लिख लीजिए, पुनर्वलन हटाने से व्यवहार का खत्म होना। चलिए, इसको भी लिख दे रहे हैं, लिखिए पुनर्वलन। देखिए, अगर हम इस प्रकार से लंबे उत्तरों को लिखेंगे ना तो थोड़ा सा क्लास बड़ा हो जाएगा। पुनर्वलन हटाने से व्यवहार का खत्म हो जाना, व्यवहार का खत्म, एक मिनट, खत्म हो जाना।
ठीक। यह होता है लोभ। क्या होता है? पुनर्वलन हटाने से व्यवहार का खत्म हो जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पुनर्वलन का उद्देश्य क्या है? तो आप इसको नोट कर लीजिए, वांछित व्यवहार बढ़ाना। क्या होगा? बिल्कुल, वांछित व्यवहार बढ़ाना। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक बच्चा नियमों को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानता है। यह किस सिद्धांत का लक्षण है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक सापेक्षवाद, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक अनुबंध। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात की जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, नैतिक यथार्थवाद। यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्लास में 50 प्रश्न हैं। अगर क्लास की स्पीड धीमी होगी तो यकीन मानिए बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इसलिए हमारा सिद्धांत रहता है कि डेली आपको 50 से 60 प्रश्न कराए जाएं, वो भी 20 से 25 मिनट में। ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि क्लास को धीरे धीरे कराना चाहिए तो आप बताइएगा, हम आपको अगले दिन से और धीरे क्लास प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो पूरी क्लास देखते हैं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरुआती के 2-1 प्रश्न देखकर भाग जाते हैं। तो उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, भाई साहब आप लोग पढ़ाई अभी से करते रहिए, बाद में पछताना पड़ेगा अगर आप इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे आज। ठीक। चलिए, अगर बात किया जाए यह विचार किसने दिया था, तो यहाँ पर पियाजे साहब हो जाएंगे हमारा उत्तर। ठीक। यह किस आयु में पाया जाता है? अगर यह बात किया जाए तो लगभग कितने में पाया जाता है? बिल्कुल 5 से 10 वर्ष में। ठीक है, लगभग 5 से 10 वर्ष। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि अधिगम बिना किसी बाहरी पुनर्बलन के केवल अवलोकन से होता है तो यह क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, प्रेक्षणीय अधिगम है, अंतर्दृष्टि है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, यदि अधिगम बिना किसी बाहरी पुनर्बलन के केवल अवलोकन से होता है तो क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर प्रेक्षणीय अधिगम हो जाएगा। हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वन लाइनर क्या कह रहा है। तो इस सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो नोट करिए, ध्यान, स्मृति, और क्या होगा? प्रेरणा। ठीक। और क्या होगा? पुनरुत्पादन कर लीजिए। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। चलिए, पुनरुत्पादन। ठीक है, इसको नोट करिए। तो ये होते हैं इस सिद्धांत के मुख्य तत्व। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुकरण इसमें क्या भूमिका निभाता है? तो अनुकरण इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाता है। इसको भी आप लोग नोट करिए, बिल्कुल मुख्य प्रक्रिया निभाता है इसमें। ठीक। यहाँ पर इतना जानते रहिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उससे पहले एक निवेदन करेंगे कि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। और इस क्लास को जहाँ भी शेयर कर सकते हैं थोड़ा सा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि फ्री शिक्षा सबके लिए होती है, आप भी थोड़ा सा इसमें हमारा सहयोग करिए। क्योंकि हम आपके लिए यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हम आपके लिए फ्री क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा सहयोग आप कर दीजिए। ठीक है। चले, एक छात्र नई स्थिति में पुराने सीखे ज्ञान का गलत उपयोग करता है। यह क्या है? सकारात्मक हस्तांतरण है, नकारात्मक हस्तांतरण है, शून्य हस्तांतरण है या अधिगम है? फटाक से बताइए, एक छात्र नई परिस्थिति में पुराने सीखे ज्ञान का गलत उपयोग करता है, यह क्या है? चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, तो यह जो है नकारात्मक होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। सकारात्मक हस्तांतरण कब होता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो बताइए। चलिए, सही संदर्भ में सही उपयोग, बिल्कुल सही संदर्भ में, सही संदर्भ में सही उपयोग। ठीक। चलिए, इसको नोट कर लीजिए,
शिक्षक इसे कैसे नियंत्रित कर सकता है? तो आप जानते रहिए स्पष्ट उदाहरण के द्वारा। ठीक है, स्पष्ट उदाहरण प्लस और क्या कर सकते हैं बताइए? बताइए। बिल्कुल अभ्यास, प्लस अभ्यास के द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक बच्चा अपने कार्य के परिणाम के आधार पर व्यवहार बदलता है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? गेस्टाल्ट, व्यवहारवाद, निर्माणवाद, संज्ञानात्मक। फटाक से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, एक बच्चा अपने कार्य के परिणामों के आधार पर व्यवहार बदलता है तो कौन सा सिद्धांत होगा? तो नोट करिए, यह हो जाएगा व्यवहारवाद। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है तो ये हैं हमारे वाटसन साहब, इनको भी आप लोग नोट करेंगे। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया था, ये आप जानते होंगे। और गेस्टाल्टवाद का जनक कोहलर को कहा जाता है, ये भी आप जान जाइए। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है इस सिद्धांत में रेनफोर्समेंट क्या है? आप बताइए जल्दी से। चलिए, रेनफोर्समेंट बिल्कुल नोट करिए, को मजबूत व्यवहार को मजबूत करना। बिल्कुल। अगला प्रश्न की कह रहा है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक इससे जुड़ा था? तो बिल्कुल यहाँ पर स्किनर साहब जो थे ये इससे जुड़े थे। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर बताइए। तो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करते रहिए, कमेंट का आपको लाभ मिलता है, आप शायद समझ नहीं पाते हैं। ठीक, अगर शांति से इसी प्रकार से क्लास देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, यकीन मानिए। अगर आप कमेंट करते रहेंगे, मान लीजिए आपका उत्तर सही हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा उत्तर सही हो गया। मान लीजिए आपका उत्तर गलत हो गया तो जब मैं उत्तर वह बता दूंगा तो जिंदगी में फिर कभी उस प्रश्न का उत्तर आप भूलेंगे नहीं। जहाँ भी प्रश्न आ जाएगा तुरंत आप सोचेंगे कि तो मैंने तो यह प्रश्न यस इस क्लास में देखा था, सर ने ऐसे बताया था, ऐसे किया था। ठीक है, तो कुछ दिन आप एक दो क्लासेज में कमेंट करके देखिए, पता लग जाएगा। ठीक, चलिए, संतुलन का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न कह रहा है नई जानकारी जोड़ना, स्कीमा बदलना, संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखना या अनुकरण। फटाक से बताइए संतुलन का क्या अर्थ है। चलिए, प्रश्न संख्या 7। तो बात करेंगे संतुलन का अर्थ की, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखना यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, यह किस प्रक्रिया का भाग है? अगर इसकी बात किया जाए तो जल्दी से बताइए, यह किस प्रक्रिया का भाग है? जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 7। तो नोट करिए, आत्मसात प्लस क्या हो जाएगा बताइए? समायोजन। समायोजन। ठीक, आत्मसात और समायोजन हो जाएगा। बिल्कुल, आत्मसात एवं समायोजन का संतुलन भी लिखिए भाई साहब, इसमें क्यों आप लोग लिखते नहीं यार। चलिए, असंतुलन कब होता है? अगर बात किया जाए असंतुलन कब होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल लिखिए, नई जानकारी, जानकारी पुराने स्कीमा, पुराने स्कीमा से टकराए, टकराए। ठीक है, तब असंतुलन होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को स्वयं खोज कर सीखने का अवसर देता है। यह किस विधि का उदाहरण है? व्याख्यान विधि, खोज विधि, रटने की विधि या प्रदर्शन विधि। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, एक शिक्षक बच्चों को स्वयं खोज कर सीखने का अवसर देता है। यह किस विधि का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 8। जब यहाँ पर देखिए खोज की बात किया जा रहा है, खोज के लिए अवसर दे रहा है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा खोज विधि हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि खोज आधारित अधिगम किस पर आधारित है?
प्रश्न संख्या 8 का जो वन लाइनर है इसको बताइए। चलिए, खोज आधारित अधिगम किस पर आधारित हो? तो बिल्कुल यहाँ पर सक्रिय अधिगम हो जाएगा। ठीक, सक्रिय अधिगम। अगला प्रश्न, इसमें शिक्षक क्या करता है? तो इसको नोट करिए, इसमें शिक्षक जो करता है वह मार्गदर्शक का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? तेजी से सीखना, सीखने में स्थिरता, भूलना या प्रेरणा? बताइए, अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? चलिए, जल्दी से कमेंट करते रहिए, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। बिल्कुल, सीखने में स्थिरता आ गई, यानी कि अधिगम का पठार बन गया है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, यह क्यों आता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो थकान कारण हो सकता है। ठीक, थकान या रुचि में कमी। ठीक है, रुचि में कमी, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसे कैसे दूर किया जा सकता है अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए, बिल्कुल, थोड़ा-सा थक गए हैं तो विश्राम कर लीजिए। ठीक, विश्राम। और क्या हो सकता है? बताइए। प्रेरणा, बिल्कुल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रेरणा कर लीजिए। और क्या हो सकता है? नई विधि, पुरानी विधि हो गई बात, विधि भी बदल दीजिए। ठीक, चलिए, इसके द्वारा जो यह समस्या इसे दूर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक बच्चा अपनी असफलता के लिए बाहरी कारणों को दोष देता है, यह क्या है? एक बालक है जो बार बार असफल हो रहा है और वह इसका कारण बाहरी दोषों को मानता है, तो क्या होगा उत्तर? आंतरिक नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण, प्रेरणा या व्यक्तित्व? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? जब यहाँ पर बाहरी कारणों को मान रहा है बालक, तो यहाँ पर बाह्य नियंत्रण होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। सीडीपी बहुत ही सिंपल होती है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ दिन प्रैक्टिस सेट करिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमारे टेट में पेपर में प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। लोकस ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल, भाई साहब गजब का क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। चलिए 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 बताइए फटाक से। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस प्रश्न के उत्तर की, सफलता कह सकते हैं, सफलता। ठीक, या क्या कह सकते हैं? असफलता का कारण। ठीक ना? ठीक, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक नियंत्रण का क्या अर्थ है? अगर आपको ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण मतलब स्वयं की जिम्मेदारी होगी ना, स्वयं जिम्मेदारी लेना। ठीक, स्वयं जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ पर इसको जानते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? भावनात्मक बुद्धि का मुख्य तत्व क्या है? तार्किक सोच, भावनाओं को समझना, रटना, अनुकरण? चलिए, भावनात्मक बुद्धि का मुख्य तत्व क्या है? तार्किक सोच, भावनाओं को समझना, देखिए रटना तो नहीं होगा, और तार्किक सोच, भावनाओं को समझना। यहाँ से बताइए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल भावनाओं को समझना जो होगा हमारा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। ठीक, चलिए वन लाइनर देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। यह अवधारणा किसने लोकप्रिय की? तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा, डेनियल गोलमैन। ठीक, गोलमैन ने इसको ज़्यादा प्रिय बनाया था, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका शिक्षा में क्या महत्व है? तो सामाजिक समायोजन। ठीक, सामाजिक समायोजन। और क्या हो सकता है? प्लस, प्लस करके क्या लिख सकते हैं बताइए? सफलता, बिल्कुल सफलता, सफलता। एक मिनट, सफलता। ठीक, सफलता कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
कहा जा रहा है कि एक शिक्षक परीक्षा के पहले छात्रों की कमजोरियों की पहचान करता है। यह किस प्रकार का आकलन है? समेटिव है, फॉर्मेटिव है, निदानात्मक है, प्लेसमेंट है? बताइए। देखिए यहाँ पर परीक्षा से पहले की बात किया जा रहा है, बालक की कमजोरियों का पता लगा ले रहा है टीचर। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वह निदानात्मक हो जाएगा। बिल्कुल, उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अभी तक आप इस क्लास में कितने प्रश्न पढ़ चुके हैं पता है? 22 प्रश्न तो वन लाइनर पढ़ चुके हैं और 12 प्रश्न जो है एमसीक्यू का पढ़ चुके हैं। टोटल 34 प्रश्न आप देख चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर यूपी टेट की तैयारी फ्री में करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, निवेदन बस इतना करेंगे, अगर आप पढ़ने वाले हैं तभी आप चैनल से जुड़िएगा, नहीं तो आज अगर स्पेशली सिर्फ आएँ तो आज क्लास देखिए, उसके बाद आप निकल सकते हैं। ठीक है? हम ऐसे लोगों से कभी भी नहीं चाहते कि जुड़े वो हमारे साथ, कि जो लोग सिर्फ जुड़ जाएँ और बाद में कहें कि रिजल्ट नहीं हुआ। भाई साहब, बिना पढ़े रिजल्ट कहीं पर नहीं होता। ठीक? चलिए, बाकी आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निदानात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? चलिए, निदानात्मक आकलन का उद्देश्य जो होता है कमजोरी की पहचान। ठीक, कमजोरी की पहचान। अगर पूछा जाए यह कब किया जाता है? शिक्षण से पहले किया जाता है। ठीक, शिक्षण से पहले किया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि समाजीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? विद्यालय है, परिवार है, मीडिया है, सभी है? बताइए। समाजीकरण, चलिए बताइए उत्तर जल्दी से कौन सा होगा प्रश्न संख्या 13 का? बिल्कुल। देखिए, समाज समाज के अंतर्गत विद्यालय भी आता है, परिवार भी और मीडिया भी। कहीं ना कहीं हमारा उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। समाजीकरण क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो जल्दी से बता दीजिए। समाजीकरण, समाज की बात हो रहा है ना, समाज के अनुरूप व्यवहार, बिल्कुल, व्यवहार सीखना, ये हो जाएगा हमारा समाजीकरण। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय की भूमिका क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो जल्दी से बताइए, विद्यालय की भूमिका क्या होती है? द्वितीयक एजेंट की भूमिका होती है। ठीक है, द्वितीयक एजेंट। ठीक, क्या भूमिका होगी? द्वितीयक एजेंट की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक बच्चा अमूर्त अवधारणाओं पर सोच सकता है, वह किस अवस्था में है? ठोस संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदी? यह प्रश्न जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से लिया गया है और इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे क्योंकि हमने सीटेट में भी जीन पियाजे को पढ़ाया था। जो लोग पढ़े थे हमारे साथ वो जरूर बताएंगे। चलिए, बिल्कुल, जब यहाँ पर अमूर्त अवधारणाओं पर सोच सकता है तो यहाँ पर उत्तर जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगर बात किया जाए इस प्रश्न की, कह रहा है कि यह अवस्था किस आयु में आती है? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल, 11 वर्ष के बाद। ठीक, 11 वर्ष के बाद। चलें, इसकी एक विशेषता बताएं अगर आपसे ये पूछा जाए तो। व अमूर्त व और क्या कर सकते हैं बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल, काल्पनिक सोच, काल्पनिक सोच। चले, इसकी एक विशेषता यही है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि सृजनात्मक सोच का कौन सा घटक नए विचार उत्पन्न करने से जुड़ा है? फ्लुएंसी है, ओरिजिनलिटी है भाई साहब, ओरिजिनलिटी है, क्या है? अनुकरण है, क्या होगा भाई साहब? बताइए उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर तो सारे नाम इंग्लिश में दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाएगा सृजनात्मक सोच का कौन सा घटक नए विचार उत्पन्न करने से जुड़ा है, तो ओरिजिनलिटी जो है हमारा बी वाला ऑप्शन यही सही होगा।
ठीक, चलिए वन लाइनर देखिए, फ्लुएंसी क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे? चलिए, बिल्कुल, अधिक संख्या में विस्तार। ठीक, अगला प्रश्न, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बताइए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो विभिन्न प्रकार के विचार हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विचार। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, जिसे आप शॉर्टकट में यूडीएल कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सभी को एक जैसा पढ़ाना, विविध शिक्षण के तरीके अपनाना, केवल विशेष बच्चों पर ध्यान या अलग कक्षा बनाना। चले, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या होगा? फटाक से कमेंट करिए और बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू हो सकता है लगभग। चलिए तो यहाँ पर नोट करिएगा, अगर बात किया जाए यूडीएल, जिसे आप यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कहते हैं, इसका उद्देश्य जो होगा विविध शिक्षण के तरीके अपनाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक, यूडीएल का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो नोट करिए, सभी के लिए, सभी के लिए लचीला, लचीला क्या बताइए? डिजाइन। अच्छे से आप लिखिएगा, हमारी तरह मत लिखिएगा भाई साहब, जल्दी जल्दी, डिजाइन। ठीक, चलिए, यह क्यों महत्वपूर्ण है अगर आपसे ये पूछा जाए? तो समावेशी कक्षा के लिए ये महत्व होता है, समावेशी कक्षा के लिए। ठीक, समान अवसर। ठीक, ये जानते रहिएगा। थोड़ा सा प्रश्न आज की क्लास में थोड़े से टफ ज़्यादा थे, शायद आज की क्लास में जितने भी प्रश्न थे आप पहली बार देख रहे होंगे। तो यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यह रही आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाह रहे हैं तो लक्ष्य तक से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और डेली हमारे साथ सुबह से ही जुड़ जाइए यूपी टेट के लिए। ठीक, तो चलिए आज ये रहा क्लास। टोटल 50 प्रश्न हम आज यहाँ पर देखें, आपके कितने प्रश्न सही हुए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी आपकी समस्या हो तो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तैयार रहिएगा डेली क्लासेज के लिए। ठीक है, धन्यवाद।